नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब ये बात दोस्त को पता चली तो अमित और दीपक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से एक ही साथ पले बड़े। दोनों को एक दूसरों के घरों में एक समान प्यार और दुलार मिलता था। अमित के पिता एक छोटी सी कंपनी में साधारण से कर्मचारी थे। दीपक के पिता एक उच्च अधिकारी के पद पर तैनात थे। दीपक को अमित के हाथ की भेलपूरी बहुत पसंद थी। वह अक्सर अमित के घर उसके हाथ की भेलपूरी खाने आता था। अब दोनों दोस्त उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश ले चुके थे, लेकिन दोनों का प्यार बचपन के जैसा ही था। दोनों दोस्त एक ही कॉलेज से बीटेक कर रहे थे। इस वर्ष दोनों की बीटेक की पढ़ाई भी पूरे होने वाली थी। कुछ दिनों बाद दीपक के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। दीपक का परिवार अब अयोध्या में शिफ्ट हो जाता है। इस प्रकार 2 वर्ष कैसे बीत गए, समय का पता ही नहीं चला। अमित ने एमटेक की पढ़ाई पूरी कर ली और जब उसके पिता का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था, इसलिए अमित ने एक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अमित के माता पिता ने शीघ्र ही उसकी शादी कर दी। अमित की शादी के बाद ही जैसे उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके पिताजी का देहांत हो गया और अभी पिता की सदमे से वह उभर ही नहीं पाया था कि कुछ दिनों बाद उसकी माँ की भी हृदय गति रुकने के कारण देहांत हो गया। माँ और पिताजी के देहांत के बाद अमित पूरी तरह टूट चुका था। अब वह अपनी जिंदगी से बिल्कुल हताश हो चुका था। तभी एक और बुरी खबर उसे मिल गई। अभी वह जिस कंपनी में काम कर रहा था वह भी अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक बुरी खबरों से आहत होकर अब उसने ये घर और शहर दोनों छोड़ने का निश्चय कर लिया। दूसरे शहर में पहुंचकर सबसे पहले उसने कंपनी में अपने लिए नौकरी की तलाश की और उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। अमित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश रहने लगा। तभी एक दिन वह कंपनी में काम करने गया तो पता चला हड़ताल के कारण कंपनी में ताला लग गया है। कंपनी मालिक ने कर्मचारियों के हड़ताल की खबर से कंपनी ही बंद करने का निश्चय ले लिया है और सभी कर्मचारियों का जो वेतन रह गया था उसे देकर सभी कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया। अमित अपने लिए नए काम का इंतजाम करने में लग गया, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। घर में एक एक पैसे की परेशानी होने लगी। खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो जाने के कारण खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसके इलाज के लिए उसे अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े। अब उसके घर की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। उसकी हालत और भी बदतर होती जा रही थी, लेकिन उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि दूध, सब्जी और किराने वाले ने उसे अभी तक उधार देना बंद नहीं किया था और जो जरूरत पड़ने पर अमित को घर का सामान देते रहती थी। अब तो अमित को भी शर्म आने लगी थी। अब उसने मजबूरी में भेलपूरी बेचने का निश्चय किया। एक दिन बाजार से जाकर भेलपूरी के लिए पूरा सामान खरीद लाया और फुटपाथ पर बैठकर भेलपूरी बेचने लगा। लोगों को उसके हाथ की भेलपूरी का स्वाद अच्छा लगने लगा और अब उसके परिवार का भरण पोषण अच्छी सी चलने लगा। एक दिन उसकी दुकान के पास एक बड़ी सी कार आकर रुकी। कार में बैठे व्यक्ति ने कार में बैठे बैठे 2 प्लेट भेलपूरी बनाने के लिए कहा। अमित को कार में बैठे व्यक्ति की आवाज सुनकर झटका सा लगा। उसे ऐसा लगा कि शायद ये आवाज जानी पहचानी है। अमित ने कार के अंदर बैठे व्यक्ति को देखने का प्रयास भी किया, लेकिन कार का शीशा बंद होने के कारण उसमें बैठा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद अमित भेलपूरी बनाने में लग गया और उसने बड़े प्यार से सभी मसाले डालकर 2 प्लेट भेलपूरी बनाकर ड्राइवर को दिया। ड्राइवर ने भेलपूरी लेकर उसे 500 का नोट पकड़ा दिया। अमित ने कहा, भाई
मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं कि मैं इनके बाकी रुपया आपको लौटा सकूं। ऐसा करना, फिर कभी आना तो मुझे मेरे रुपए दे देना। इतना कहकर अमित ने ड्राइवर को 500 का नोट वापस कर दिया। कार के मालिक ने ड्राइवर से कहा, भेलपुरी के पैसे तो दे दो। ड्राइवर ने मालिक को बताया कि उसके पास खुले नहीं थे, इसलिए उसने 500 का नोट वापस कर दिया और उसने कहा है कि फिर कभी आओ तो दे जाना। मालिक ने कहा, ऐसा करो, जाकर ये रुपए उन्हीं को दे दो और कह देना कि हम खुले फिर कभी ले लेंगे। ड्राइवर ने जाकर अमित से कहा कि हम बचे हुए पैसे बाद में ले लेंगे। इस पर अमित ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। आपके मालिक किसी समय मेरे पास आए और मेरे पास उस समय भी खुले नहीं रहे या इतने पैसे नहीं रहे तो उनका आना बेकार हो जाएगा, इसलिए आप इन रुपयों को मालिक को वापस कर दो। ड्राइवर ने जाकर यही बात अपने मालिक को बताई तो मालिक को भी उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, चलो फिर कभी इधर से निकलेंगे तो उस भेलपुरी के पैसे दे देंगे। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। मालिक ने जैसे ही पैकेट खोलकर भेलपुरी मुंह में डाली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी भेलपुरी केवल अमित बनाता था। यहाँ ऐसी भेलपुरी मैंने कभी नहीं खाई। इसके मसाले में वही स्वाद है जो अमित डालता था। वे भेलपुरी खाता जा रहा था और अमित के बारे में सोचता जा रहा था। कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसकी पत्नी ने अपना पैकेट अभी खोला भी नहीं था कि दीपक ने अपना पूरा पैकेट खत्म कर दिया और घर पहुंचकर बार बार उस भेलपुरी वाले के बारे में सोचता रहा था। इस शहर में करीब 2 वर्ष से वह रह रहा था, लेकिन भेलपुरी का ऐसा स्वाद उसे कहीं नहीं मिला। लेकिन आज वह स्वाद उसे परेशान कर रहा था। दीपक सुबह जल्दी जल्दी उठा और ऑफिस टाइम से पहले तैयार हो गया। पत्नी ने कहा, आज कोई मीटिंग है क्या जो इतनी जल्दी जा रहे हो? दीपक ने कहा, मीटिंग तो नहीं है, कोई उससे भी ज्यादा जरूरी काम है। वह गाड़ी में बैठा और ड्राइवर से भेलपुरी वाले स्थान पर चलने को कहा। दीपक गाड़ी से उतरकर अमित का इंतजार करने लगा। काफी समय बीत गया, अमित भेलपुरी बेचने नहीं आया। वह अभी आज आने वाला भी नहीं था, क्योंकि अमित भी गाड़ी के मालिक की आवाज से बेचैन था। घर पहुंचा तो अमित ने बड़े शांत मन से ध्यान केंद्रित किया और कार मालिक की बातों पर गौर किया तो उसे पता चला कि इस तरह तो दीपक ही बोलता है और वह भेलपुरी का बहुत बड़ा भक्त भी था। उसने जैसे ही मेरे हाथ की भेलपुरी खाई होगी तो वह मुझे जरूर पहचान जाएगा। दूसरे दिन वह जरूर मुझसे मिलने आएगा, इसलिए आज वह भेलपुरी वाले स्थान से थोड़ा दूर कोने में बैठकर दीपक का इंतजार कर रहा था और उसका शक सही निकला। दीपक आज बड़ी बेसब्री से अमित का इंतजार कर रहा था। दीपक ने आसपास वालों से भी पूछा कि भाई, आज भेलपुरी वाले नहीं आएंगे क्या? उन लोगों ने बताया, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वह सुबह 8 बजे घड़ी के टाइम पर यहाँ आ जाता है और रात को 8 बजे ही घड़ी के टाइम से यहाँ से जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि वह ना तो आया और ना ही किसी से कुछ बताया। बेचारा किस्मत का मारा है, इतना पढ़ा लिखा होकर भी भेलपुरी बेच रहा है। दीपक की कंपनी से बार बार फोन आ रहा था। उसे आज ऑफिस जाने में काफ़ी देरी हो गई थी। दीपक मजबूरन गाड़ी में बैठा कंपनी के लिए चल दिया। दीपक कंपनी में जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत था और कंपनी के मालिक ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर दे रखी थी। गाड़ी में बैठकर वह बार बार अमित के बारे में ही सोच रहा था। तब अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि जब मैं ड्राइवर से भेलपुरी के लिए कह रहा था तो अमित ने मेरी आवाज़ अवश्य सुननी ही होगी और मुझे पहचान भी गया होगा। आज अपनी स्थिति को छुपाने के लिए वह भेलपुरी बेचने नहीं आया। उसे मालूम था कि भेलपुरी खाते ही उसके स्वाद से मैं उसे अवश्य पहचान लूँगा। अब दीपक ने भी अमित से सीधे मिलने का विचार त्याग दिया और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना उचित नहीं समझा। घर पर आकर इस सोच में डूब गया कि किस प्रकार अमित की सहायता करे
और उसे पता भी ना चले कि मैंने उसकी सहायता की है। दीपक को इस प्रकार से चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने दीपक से पूछा, क्या बात है, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? आज तक मैंने कभी भी इस प्रकार से आपको परेशान नहीं देखा। दीपक ने अपने दोस्त की सदैव पत्नी से तारीफें की थी, इसलिए उसे अपने दोस्त की इस हालत के बारे में नहीं बताना चाहता था। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी सी ऑफिस की समस्या है, जल्दी वह ठीक हो जाएगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकलकर रूम में जाकर बैठ गया। दूसरे दिन दीपक ने अपने सबसे विश्वास पात्र नौकर को बुलाया और उसे अमित के पास से भेलपूरी लेने के लिए रोज भेजने लगा। इस प्रकार उसने अमित की सारी स्थिति और उसके साथ घटी सभी घटनाओं को पता कर लिया। एक दिन नौकर ने दीपक की योजना के अनुसार अमित को शहर की एक अच्छी कंपनी में जगह खाली होने की सूचना दी और उसे उस कंपनी में नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं बताईं। लेकिन अमित ने कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाई, कंपनियों में मैं तो पहले से ही पद भरा रहता है, बस खाना पूर्ति के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। इस पर नौकर ने कहा, नहीं भाई, उस कंपनी का मैनेजर बहुत ईमानदार है, वह केवल योग्यता देखता है, वह सिफारिश बिल्कुल नहीं मानता। दोस्त, तुम्हारे पास इतनी योग्यता है, तुम्हें एक बार उस कंपनी में ज़रूर जाना चाहिए। अगर नौकरी नहीं भी मिली, भेलपूरी तो आप बेच ही रहे हो, बाकी जैसा उचित समझो। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। घर जाकर अमित सोचने लगता है कि उसका कहना भी सही है, एक बार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्या पता उसकी बात सही हो। दूसरे दिन अमित सुबह जल्दी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उस कंपनी में निकल पड़ा। उधर दीपक ने इंटरव्यू के लिए एक बोर्ड गठित कर दिया था और उसमें सभी सदस्यों को चेतावनी भी दे दी कि मेरे पास योग्य व्यक्तियों के नाम की सूची ही संस्तुति हेतु आनी चाहिए। अभी सभी अधिकारियों ने कंपनी में आए सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया और उनमें से 3 नाम की संस्तुति दीपक के पास भेज दी। इसमें सबसे ऊपर अमित का नाम था। दीपक ने तुरंत अमित के नाम पर सहमति प्रदान कर चयन बोर्ड ने अमित को बुलाकर उसे कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के पद पर नियुक्त कर दिया। अमित को अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में इतना बड़ा पद मुझे मिल सकता है। उसने मन ही मन नौकर को धन्यवाद दिया और सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाता है और घर पहुंचकर पत्नी को गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हमारी किस्मत खुल गई, भगवान ने हमारे सब दुख दर्द दूर कर दिए, भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे नौकरी मिल गई। अमित की बात सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और तुरंत सभी लोग फिर मंदिर में भगवान से आशीर्वाद लेने जाते हैं। अमित के पूरे परिवार में खुशियां छा जाती हैं। सुबह अमित नौकरी पर जाने से पहले अपने भेलपूरी बेचने के स्थान पर जाता है और अपने सभी साथियों को मुंह मीठा कराता है। उसके सभी साथी उसे बधाई देते हैं। कंपनी पहुंचकर अमित अपना पद ग्रहण करता है और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ काम में लग जाता है। अमित ने अपने काम से कंपनी के सभी कर्मचारियों का मन जीत लिया। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस 1 माह के दौरान कंपनी का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस दौरान उसे एक ही चीज अजीब लगती है कि कंपनी मैनेजर ने उसे कभी मुलाकात नहीं की और वह मिलने की कोशिश भी करता तो कंपनी मैनेजर उसे अगले दिन आने की कहकर टाल देता था। अब इस कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छे से चलने लगा। कंपनी मालिक काफी दिनों से दीपक को अपनी दूसरी कंपनी में भेजना चाह रहा था क्योंकि वहाँ उस कंपनी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन दीपक अमित को पूरी तरह सेट किए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता था। लेकिन वह अब अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसे अब लगा कि मालिक की बात मानकर दूसरी कंपनी में चले जाना चाहिए। इसमें अमित की ही भलाई है क्योंकि मैं उसे अब और ज़्यादा दिन बच नहीं पाऊंगा। एक न एक दिन मेरी मुलाकात उससे अवश्य हो जाएगी और यदि मैं इस कंपनी से चला जाता हूँ तो अमित के काम से खुश होकर
कंपनी मालिक उसे मेरा पद दे सकते हैं, इसलिए मुझे हर हाल में इस कंपनी से जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसलिए दीपक ने अपने पद की संस्तुति कंपनी मालिक से अमित को करके वह दूसरी कंपनी में चला जाता है। कंपनी मालिक ने दीपक की संस्तुति के आधार पर अमित को उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। अमित को जब ये पता चलती है कि उसका प्रोडक्शन जनरल मैनेजर के पद पर हो गया है तो उसे खुशी भी होती है और अजीब ही लगता है, क्योंकि ये प्रमोशन पुराने जनरल मैनेजर की संस्तुति के कारण मिला है। वह मन ही मन सोचता है कि जो जनरल मैनेजर मुझसे मिलना भी उचित नहीं समझा था, उसने मेरे लिए जनरल मैनेजर के पद की संस्तुति कैसे कर दी। लेकिन खुशी इतनी बड़ी थी कि वह सब कुछ भूलकर सभी कर्मचारियों से बधाई लेने में जुट जाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। अमित ने जब से कंपनी में मैनेजर का पद संभाला, कंपनी के प्रोडक्शन में दिनों दिन प्रगति होने लगी। कंपनी का फायदा कई गुना बढ़ गया। अगले माह सभी कंपनियों की वार्षिक प्रगति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ कंपनी के खिताब की घोषणा होनी थी। अमित भी खिताब जीतने के प्रयास में जुट जाता है। इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ कंपनी का खिताब उसको मिलने की पूरी संभावना थी। अमित चपरासी को बुलाकर पिछले वर्ष वार्षिक पुरस्कार हेतु भेजी गई फाइल को मांगता है। नौकर जाकर अलमारी से फाइल निकाल कर लाता है और कहता है, साहब, पिछले वाले सर भी इस पुरस्कार के लिए बहुत प्रयास किए थे और उसे हर हाल में जीतना भी चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी। पिछले 2-3 वर्षों में वह किसी न किसी कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार पाते पाते रह जाते थे। और पुरस्कार मिले भी तो कैसे? मालिक जिस कंपनी की हालत खराब होती है उसी में उन्हें भेज देते हैं। उन बेचारे का सारा समय तो कंपनी की हालत सुधारने में ही लग जाता है। जब कंपनी की हालत सही हो जाती है तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और पुरस्कार कोई और जीत लेता है। अमित ने नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम उदास ना हो, पिछले बड़ी साहब का सबसे बड़ा पुरस्कार उनकी ईमानदारी लगन है और इससे बड़ा पुरस्कार और कोई नहीं है। सब तो वर्ष में एक बार ही पुरस्कार जीतते हैं, उन्हें तो ये पुरस्कार वर्ष में कई बार मिल जाता है, इसलिए उनसे बड़ा विजेता दूसरा कोई नहीं है। चपरासी ने भी कहा, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। पिछले वाले सर दिल के बहुत अच्छे थे, मैंने आज तक ऐसा अफसर कभी नहीं देखा। अमित ने कहा, यानी कि मैं अच्छा अफसर नहीं हूँ, मुझसे तुमको परेशानी है? नौकर बोला, सर आप भी बहुत अच्छे हैं। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आज वह दिन भी आ गया जिसका सभी कंपनी के जनरल मैनेजर को इंतजार रहता था। आज सबसे टॉप मोस्ट कंपनी को सर्वश्रेष्ठ कंपनी का पुरस्कार मिलने वाला था। अमित को पूरा विश्वास था कि इस बार ये पुरस्कार वही जीतेगा। अमित वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलने वाला था, तभी उसे कुछ जरूरी पेपर का ध्यान आता है। वह उसे लेने ऑफिस में जाता है और ऑफिस के अंदर पहुंचकर कागज को ढूंढने लगता है। तभी दराज में चिपका हुआ एक फोटोग्राफ उसके हाथ लगता है और उस फोटोग्राफ को देखते ही अमित आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि फोटोग्राफ उसके कॉलेज के समय का था और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह पिछला जनरल मैनेजर मेरे बार बार कहने पर भी उसे क्यों नहीं मिल रहा था। अमित समझ जाता है कि वह दीपक से छुप रहा था। उसको ये पता चल गया होगा क्योंकि उसने भी मुझसे ना मिलने का निर्णय किया होगा। ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। अपने दोस्त के इस त्याग पर वह बहुत ही भावुक हो जाता है। तभी चपरासी ऑफिस के अंदर प्रवेश करता है और कहता है कि सर हमें लेट हो रहा है, आपको अब निकलना चाहिए। इस पर अमित कहता है, तुम गाड़ी पर पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। चपरासी के जाने के बाद अमित अपने आंसू पोंछता है और ऑफिस से बाहर निकलकर कार में बैठकर निकल जाता है। वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचकर सबसे पहले ये पता करता है कि इस पर टॉप मोस्ट पर कौन कौन सी कंपनी है, तो उसे पता चलता है कि इस बार किताब की दावेदार
सिर्फ 2 ही कंपनियां हैं, एक उसकी और दूसरी दीपक की। ये सुनते ही अमित बहुत दुखी हो जाता है और वह भागकर निर्णायक मंडल के सदस्यों के ऑफिस में पहुंचता है और हाथ जोड़कर उसे विनती करते हुए अपना नाम वापस लेने के लिए कहता है। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा नाम वापस करने से मना कर दिया जाता है। इस पर अमित रोने लगता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मेरे दोस्त मेरे लिए भगवान की सम्मान है। मैं अपने दोस्त की कंपटीशन नहीं कर सकता। आप मेरा नाम प्लीज हटाने की कृपा करें। निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों ने उसकी बातें सुनने के बाद उसे बाहर जाने को कहते हैं। उन लोगों को आज अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दोस्ती हो सकती है। ऐसा तो सिर्फ कहानियां और फिल्मों में ही होता है, जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि अमित के आने से कुछ देर पहले ही दीपक भी निर्णायक मंडल के सदस्यों से वही बातें कर चुका था जो अभी अभी अमित ने कही थी, और वह भी अपना नाम वापस लेने के लिए विनती कर रहा था। अमित और दीपक दोनों अपनी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त के नाम की घोषणा होने का इंतजार करते हैं। वह सोचते हैं कि जैसे ही उसके दोस्त का नाम अनाउंस होगा वह तुरंत अपने घर की ओर निकल जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ, निर्णायक मंडल ने इस बार एक नहीं बल्कि 2 कंपनियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना। स्टेज से जैसे ही दोनों दोस्तों का नाम घोषणा होती है, दोनों दोस्त भौचक्के रह जाते हैं। अब आज उनके एक दूसरे के सामने आने की मजबूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों के नाम की अनाउंसमेंट की जाती है। दोनों दोस्तों की दोस्ती के बारे में भी ये स्टेज से ही बताया जाता है कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। दोनों दोस्त स्टेज पर पहुंचते हैं और रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अनाउंसर की बात सुनकर हॉल में उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और पूरा हॉल दोनों दोस्तों की सच्ची दोस्ती और प्यार को सलाम करता है। तालियां की गड़गड़ाहट के साथ पूरा हॉल गूंज जाता है और दोनों दोस्त सर्वश्रेष्ठ कंपनी को पुरस्कार प्राप्त करते हैं और दोनों दोस्त एक साथ मिलकर एक साथ ही रहने लगते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी बॉयज को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।